आज ये ज्योग्राफी का आईकॉम सेकंड ईयर, ये आज है आई थिंक टेंथ या नाइन्थ लेक्चर है, टेंथ लेक्चर एक्चुअली। और आज इसमें हमने कवर करना था गंदम और वीट, मतलब चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 जो है इसकी इस बुक की सेकंड पोर्शन से स्टार्ट होता है। लेकिन ये स्टूडेंट इतने इररिस्पॉन्सिबल हैं कि ये पहले इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते कि इनके पास टाइम नहीं है या इनका कोई मसला है। तो इसलिए हम आज ये दो टॉपिक जो हैं रिकॉर्डिंग में कवर कर रही हूँ, अगर किसी को पढ़ना है तो देख सकता है इससे। सबसे पहला है कि गंदम और उसके बाद वीट, ये दोनों ऐसी फसलें हैं कि जो पाकिस्तान में काफ़ी मिकदार में पाई जाती हैं, मतलब मिकदार में ऐसे पाई जाती हैं कि पाकिस्तान इनको इंपोर्ट भी करता है और इसकी एक्सपोर्ट भी करता है किसी एरियाज़ में। क्योंकि होता क्या है कि पाकिस्तान के पास अच्छी क्वालिटी का चावल भी है, पाकिस्तान अच्छी अच्छी क्वालिटी की वीट भी है, लेकिन उसकी इतनी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं है। तो पाकिस्तान में कहीं कहीं जगह पर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, इसकी कमी हो जाती है, तो इसको बाहर से इंपोर्ट भी कराना पड़ता है। तो इसलिए इस लिहाज से पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत रहती है कि इसको लेके पाकिस्तान जो है दूसरे मुल्कों के साथ कोलैबोरेट भी कर सकता है, ट्रेड रिलेशंस भी बेटर कर सकता है। उसमें ये मेन टू क्रॉप्स ही आती हैं। उसके अलावा और भी बहुत सी क्रॉप्स हैं, लेकिन जो पाकिस्तान जिस पे मुश्तमिल है या जिस पे डिपेंडेंट है वो ये हैं। अब ये यहाँ पे मैप का यहाँ पे ये एक चार्ट सा बनाया हुआ है। इस पहली पिक्चर में आप देखोगे कि जो ये ईयर्स भी बताए हुए हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान के प्रोविंसेस में वीट को लेके जितनी जितनी जहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रही है और जितने परसेंट तक इंक्रीज़ हो रहा है वो भी सारा यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो आप देख सकते हो कि ग्रेजुअली 2011 से लेके किस तरह से, मतलब 2000 से लेके 2011 तक इन 11 सालों में कितनी चेंजेस आई हैं। उसके बाद आप देखो कि नीचे वाले ग्राफ में कि किस तरह से जो परसेंटेज है या उसका जो ग्राफ का वो है वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, और किस किस तरह से परसेंटेज जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है 1985 से लेके 2010 और 11 तक। कि इस ये बता दिया है कि पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स है ये भी हो रहे हैं। पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर की तरफ लोगों का रुझान है और टेक्नोलॉजी की तरफ जो रुझान है वो भी बढ़ रहा है। कि मतलब तब्दीलियाँ आ रही हैं, लेकिन क्या है कि ग्रेजुअली हैं, वो रैपिडली तब्दीली नहीं इसको कह सकते हैं। कि ग्रेजुअली हर सफ़ेयर में जिस तरह तब्दीली आती है, आहिस्ता आहिस्ता से इस सफ़ेयर में भी आ रही है। ठीक है, अब ये देखो कि गंदम, सवाल पहला है कि गंदम की काश्त के लिए दरकार तबी और गैर तबी, मतलब मुआशी और ज़रई जो मदाखिल हैं वो अवामिल तहरीर करें। तबई और गैर तबी से मुराद ये होगा कि आर्टिफिशियल और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान में गंदम की काश्त के लिए वो कौन कौन से होने चाहिए और किस तरह से पाकिस्तान इससे मैक्सिमम जो फ़ायदा ले सकता है विद मिनिमम एफर्ट, असल में ये बताता है। अब सबसे पहले है कि पाकिस्तान गंदम की सबसे अहम जो है वो गज़ाई फसल है। पाकिस्तान में गंदम बहुत अहम है। ज़माना कदीम से लेके ये गंदम जो है इस रीजन में, मतलब इस पूरे एरिया में, जो पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन था, यहाँ पे भी पूरे कुछ इस तरह के शवाहिद मिले हैं कि यहाँ पे भी जो है वो गंदम काश्त की जाती थी। उसके बाद है कि पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में गंदम काश्त की जाती है। ठीक है, जो शुमाल मगरबी इलाके मतलब जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं और जो वेस्टर्न एरियाज़ है वहाँ पे ज़्यादा गंदम की काश्त की जाती है। गंदम का शुमार इंसान की बुनियादी खुराक में होता है, जिससे रोटी के अलावा बहुत सारी मसनूआत भी तैयार की जाती हैं, बहुत सारे वेरियस प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो गंदम से बनाए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या है कि रोटी का रुझान ज़्यादा है कि यहाँ की आवाम तकरीबन 97% जो है वो रोटी खाना पसंद करती है, या उनके रोज़ाना के मील में रोटी शामिल होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो जो है इस गंदम का इस जो है ना पर्सपेक्टिव में यूज़ ज़्यादा हो रहा है। गंदम जो है पाकिस्तान के नहरी और बारानी इलाकों में काश्त की जाती है, क्योंकि गंदम के लिए पानी बहुत चाहिए होता है। क्योंकि आप ये कह लो कि और गंदम और चावल कपास ऐसे जो फसलें होती हैं इनके लिए पानी बहुत चाहिए होता है। पाकिस्तान में गंदम का ज़ेर काश्त जो रकबा है वो 82.5% नहरी पानी पे और 17.5% जो है वो बारानी पे है, जबकि ज़ेर काश्त कुल रकबे के 40% जो फ़ीसद है, मतलब जो पाकिस्तान में जितना भी जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें जो 40% एरिया है वो गंदम ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। पाकिस्तान गंदम की ज़रूरियात में ख़ुद कफ़ील है। बाज़ औक़ात ख़राब मौसम के बाद या कुछ और सोर्सेज बन जाते हैं, कुछ आर्टिफिशियल सोर्सेज जैसे
हम कह देते हैं ना कि जैसे आटे चीनी का बहरान, तो इसी तरह से गंदम का बहरान जो जब 1953 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि उस पाकिस्तान की जो पूरी इकॉनमी है उसकी बैकबोन को उसने हिला दिया था, जो 1953 में बहरान आया। तो इसी तरह 2008 में भी आया, 2013 में भी आया कि जब जब इलेक्शन होने होते थे ये इस तरह के आर्टिफिशियल बहरान बना दिए जाते हैं ताकि लोग मजबूर हो जाएं किसी एक तरफ, कि उनकी जो बिहेवियर है, उनका जो रुख है वो किसी एक तरफ टिल्ट हो जाए। सही है। तो आप देखो, तो इसी तरह से इसका जो इफ़ेक्ट है गंदम पे बहुत ज़्यादा पड़ता रहा है, गंदम के रेट पे भी, गंदम की क्वालिटी पे भी, और गंदम की जो है वो क्वांटिटी पे भी, कि गंदम का जो कितनी लोग काश्त करते हैं। अब गंदम की काश्त के लिए दरकार मौजू अवामिल कौन से हैं? ठीक है, सबसे पहले है कि आबो हवा। आबो हवा मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है वो किस तरह का हो कि जहाँ पे गंदम काश्त हो सकती है। गंदम की बेहतरीन जो नबाताती नशोनुमा के लिए आबो हवा का साजगार होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मॉडरेट किस्म की होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा माइनस में चले जाए वहाँ के टेम्परेचर, ना बहुत ज़्यादा प्लस में चला जाए, कि जो इस तरह का होना चाहिए। पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में आबो हवा गंदम की काश्त के लिए मुनासिब है। उसके बाद दर्जा हरारत, गंदम मौसम सरमा की फसल है और इसकी जो काश्त है वो अक्टूबर में स्टार्ट होती है और दिसंबर तक होती है, और मौसम गर्मा के आगाज़ से इसकी जो कटाई स्टार्ट हो जाती है। मतलब टोटल जो पीरियड है वो अक्टूबर से लेके अप्रैल तक रहता है। अब गंदम की बेहतरीन नबाताती नशोनुमा के लिए 10 ता 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 ता 70 फ़ारेनहाइट दर्जा हरारत जो है ठीक है, वो दर्जा हरारत मुनासिब रहता है। मतलब उसका कितना रहता है कि 10 to 21 तक रहता है, तो ये काफ़ी होता है, नॉर्मल होता है। लेकिन किसी इलाकों में, लेकिन जब गंदम की कटाई का सिलसिला शुरू होता है, जब टाइम स्टार्ट होता है, तो उस वक्त कई एरियाज़ में 40 तक पहुंच जाता है दर्जा हरारत तक, सेंटीग्रेड तक। अब उसके बाद है बारिश के आपाशी के लिए जो मेन सोर्स है वो बारिश है, उसके बाद नहरी पानी है। अब जो बारिश भी है वो पाकिस्तान के जैसे 90% एरियाज़ पाकिस्तान के ऐसे होते हैं, जो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि 90 बल्कि 90+, कि जहाँ पे जो बारिश सालाना बारिश है वो 10 सेंटीमीटर से भी कम है, तो वो जो है वो सफिशेंट नहीं है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। तो इनको इत्तेफाक करना पड़ता है किसी न किसी ऑल्टरनेटिव सोर्स पे, तो इसलिए इनको और भी तरीके ढूंढना पड़ते हैं। लेकिन जो बारिश होती है कि गंदम की काश्त के लिए जितनी बारिश चाहिए होती है 20 इंच। लेकिन जो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ बारिश जो है वो सफिशेंट है, लेकिन कुछ एरियाज़ हैं, मतलब कुछ क्या बहुत ज़्यादा एरियाज़ ऐसे हैं जो नहरी पानी पे और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज पे जो है गंदम को ग्रो करते हैं। फिर उसके बाद है कि मट्टी कैसी होनी चाहिए। मट्टी की ज़रख़ेज़ी गंदम की नशोनुमा और फ़ी एकड़ पैदावार पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। मट्टी में चूने की मकदार जो है कि साथ साथ वाफर मकदार में नामियाती मादे की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब देखो, अब जिसमें हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि कौन से पाकिस्तान के एरियाज़ हैं, ये आप लोगों ने बताना है कि पाकिस्तान के वो कौन से एरियाज़ हैं जिनकी ज़मीन में चूने की मकदार ज़्यादा है, और चूने की मकदार ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे गंदम भी ईज़िली ग्रो होती है और ज़्यादा ग्रो होती है, और क्वालिटी की भी इसमें कुछ बेहतरी होती है। अब पाकिस्तान में ये आपका जो टास्क है, पाकिस्तान में दरियाए सिंध और इसके मुआविन दरियाओं के तास का इलाका गंदम की काश्त के लिए नहायत मौजू है, जिसकी ज़रख़ेज़ी को खादों के इस्तेमाल से मज़ीद जो है वो उसकी ज़मीन को फर्टाइल किया जाता है। लावे वाली और गुबारी मिट्टी भी गंदम की काश्त के लिए मौजू है। अब आप ये बताओगे कि लावे वाली और गुबारी मिट्टी कौन सी है, कि ऑब्वियसली ये वो मिट्टी होगी जो प्लेटूज़ के एरियाज़ में आती है, और जो उन एरियाज़ में है जहाँ पे जो पहाड़ हैं ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं। ठीक है, और ये कौन सा प्रोविंस है ये आप बताओगे। गंदम की काश्त के लिए उसके अलावा जो मुआशी अवामिल हैं, जो मैन मेड रिसोर्स हैं, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, वो कौन से हैं। सबसे पहला है कि मुनासिब ज़मीन का इंतखाब और तैयारी, मतलब उसकी प्रॉपर जो है वो तैयारी की जाए। उसके अलावा आला किस्म के बीज जो है वो बीज का चुनाव किया जाए। मतलब वो इस तरीके से हो सकता है कि आप अपनी ज़मीन का जो टुकड़ा है उसके सैंपल जो है, जो मिट्टी है, उसकी पहले जांच करवाएं लेबॉर्ट्री से, फिर पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा जो है वो फसल ग्रो हो सकती है। यहाँ पे आपको पानी कितना देना चाहिए, आपको खाद वगैरह का कब और किस जो है वो जो प्रोसेस से गुजर के आपको कौन कौन सी खाद जो यूज़ करनी चाहिए, वो पूरा का पूरा गाइड करते हैं। आपको पूरी तरह असिस्टेंस होनी चाहिए उनकी। उसके बाद है कि टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस हो, आपको पता हो कि यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो आप बेहतर तरीक़ों से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे यूज़ करके इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं।
उसके बाद है कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी की बहाली के लिए, हाँ, उसके लिए खादें, जड़ी बूटियों की बरवक्त तलफ़ी और बीमारियों की रोकथाम के लिए, मतलब जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं या और भी बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं पौधों को, उनको ख़त्म करने के लिए कौन को आपके पास जो है वो बैकअप होना चाहिए, आपके पास पता होना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। फिर उसके बाद है कि उसकी बर वक्त कटाई भी की जाए और गहाई का इंतज़ाम भी किया जाए, मतलब उसको बराबर, उसको दोबारा से उसको सही करने के लिए, उसको दोबारा एक नई फसल के लिए तैयार करने के लिए उसको जो है काबिल बनाया जाए ज़मीन को। ये सारे सोर्सेज, उसके अलावा आपके फाइनेंशियल सोर्सेज हैं कि आपको पता हो कि लेबर भी लगेगी, आपको पता है कि यहाँ पे बहुत सारा पानी भी लगेगा, तो पानी का रिसोर्स भी आप लोगों ने खुद यूज़ करना है। मतलब कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे गवर्नमेंट असिस्ट करती है, लेकिन कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको खुद से करना पड़ता है। पाकिस्तान में गंदम की अहम पैदावारी इलाके जो हैं, हाँ, अब ये इलाके हैं पाकिस्तान में गंदम का सबसे बड़ा और अहम पैदावारी इलाका दरियाए सिंध का बालाई मैदान, मतलब अपर जो है वो वैली है, मतलब अपर प्लेन्स है दरियाए सिंध की, जिसमें सुबह पंजाब है, जो शुमाल में अटक से, जनूब में रहीम यार ख़ान से, जबकि मशरक़ में कसूर से, मगरब में मियाँ वाली से जो है, मतलब आप एक तरफ देखोगे अटक है, दूसरी तरफ रहीम यार ख़ान, मतलब जो भी पंजाब की बाउंड्री लग रही है और जो बाउंड्री पे जो डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं उन सब में बहुत ज़्यादा जो है गंदम काश्त होती है। उसके बाद आ जाओ सूबा सिंध में, जो दरिया सिंध का ज़ेरी मैदान है, लोअर जो प्लेन्स हैं, उसमें खैरपुर, नवाब शाह, नौशेरा, फ़िरोज़की, घोटकी, सांगड़, मीरपुर ख़ास, दादू, हैदराबाद जो है वो गंदम के लिए बहुत अहम है। फिर KPK में चारसदा, सवाबी, पेशावर, कोहाड़ और सूबा बलूचिस्तान में खज़ार, नसीराबाद और जाफराबाद, ये सारे एरियाज़ बहुत हैं। और उसके अलावा जो फाटा एरियाज़ हैं और पाटा एरियाज़, मतलब प्रोविंशली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ और फेडरली जो है एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़, फाटा और पाटा जिनको कहते हैं, जो बहुत सारे प्रोविंसेस में भी डिवाइड हुए हुए हैं, और जो फेडरली है वो तो एक ही है, तो वहाँ पे भी गंदम काश्त होती है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी काश्त होती है, आज़ाद कश्मीर के भी कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे भी काश्त होती है। तो पाकिस्तान में, मतलब जो पाकिस्तान का जितना भी टोटल इरीगेटेड लैंड है, या पाकिस्तान का पूरा एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए जो फर्टाइल लैंड है, उसका जो 40% तक एरिया है वो गंदम कवर करती है। अब आप देखो कि पाकिस्तान में गंदम का ज़ेर काश्त जो रकबा है और उसकी पैदावार, क़याम पाकिस्तान के वक्त गंदम का ज़ेर काश्त रकबा 4 मिलियन हेक्टर और पैदावार 4 मिलियन जो मैट्रिक टन से ज़ायद थी। 2014 से लेकर 2015 के दौरान पाकिस्तान में गंदम का ज़ेर काश्त रकबा 9.21 मिलियन हेक्टर और पैदावार 25.09 मिलियन मैट्रिक टन थी। अगर ये आपको सवाल है इसके बारे में कि इसके बारे में आप लोगों ने 7 ईयर भी मेंशन करना है कि किस ईयर के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक आप ये मेंशन कर रहे हो। अब आपके पास ये चॉइस है कि आप उसमें जिस मर्ज़ी ईयर का डाल सकते हो, चाहे तो आप बुक वाले कॉपी कर लो, या आप नेट से निकाल के, कि जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है कि इस ईयर में यहाँ वीट की प्रोडक्शन कितनी हुई है पाकिस्तान में, अब वो कर सकते हो। लेकिन ये है कि आपके लिए बेहतर है कि आप जो भी डालो आप एक्यूरेट लिखो, ये ना हो कि साल कोई और हो, प्रोडक्शन जो है वो किसी और इलाके के लिख रहे हो। गंदम की पैदावार में सूबा पंजाब 76.9% पैदावार के साथ सर फहरिस्त है, जबकि सूबा सिंध दूसरे नंबर पे, और फिर KPK आता है तीसरे नंबर पे, और सूबा बलूचिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। लेकिन पानी की कीमियाबी और बारिश की कमी के बायस और सख्त चट्टानी जो है वो उसकी सरफेस की बायस यहाँ पे गंदम भी सही से काश्त नहीं होती। लेकिन जो एक चीज़ इसके लिए मौजूम है गंदम के लिए, वो इसकी मिट्टी में मौजूद है, और वो है चूना। जो पहले टास्क लिया था उसी का ये मैं हिंट दे रही हूँ, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। पाकिस्तान में अगरचा क़याम पाकिस्तान से अब तक फ़ी एकड़ पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफ़ा हुआ है, लेकिन आलमी मयार के लिहाज से हमारी फ़ी एकड़ पैदावार बहुत कम है, जिसे मज़ीद बढ़ाने की काफ़ी गुंजाइश है। ठीक है, अब ये सारी बात है इसमें। अब उससे अगला चैप्टर है चावल का, लेकिन इसके कुछ सवाल हैं या कुछ टास्क हैं। टास्क भी आपको मैं बता रही हूँ, इस जो है वीक का असाइनमेंट। आपने ये बताना है कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की शरह है 2011-2016 में जितनी भी पाकिस्तान की रही है, अब आपने उसको 2020 के पर्सपेक्टिव से बताना है कि इस कोविड के दौरान और इन सिचुएशन के दौरान पाकिस्तान में जो गंदम की तरफ रुझान है, क्या लोगों का बढ़ा है या कम हुआ है, इस पे आपने डिस्कस करना है। चाहे आप उसको 1 पेज का करो या 4 पेजेस का, लेकिन एक्यूरेट हो, इस तरह से होना चाहिए कि आपको पता हो कि आप बात क्या कर रहे हो।
आपको कोई रट्टी रटाई चीज़ नहीं चाहिए मुझे, आपको करना भी नहीं है। मतलब आपने सबसे पहले ये बताना है कि पाकिस्तान में जो है वो गंदम का रुझान है, और पाकिस्तान की 40% तक जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो गंदम ने ऑक्यूपाई की हुई है। तो अगर ये मज़ीद बढ़ता रहता है तो हम किस तरह से अपनी पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो इस बुक में भी बताई गई हैं। लेकिन वो क्या है कि आपने अपने वर्डिंग में करनी है। मुझे कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए। आप बच्चे बहुत इजीली कर लेते हैं कि कॉपी पेस्ट किया और छोड़ दिया। अपने पेपर में भी ऐसे करते हैं। अपने आप को थोड़ा सा तो क्रिएटिव बनाओ। और ये बहुत मुश्किल भी नहीं है कि ना हो। उसके बाद अगला आता है टॉपिक चावल। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। अब जो चावल है या राइस, जो जो पढ़ रहे हैं पता ही होगा। तो अब जो राइस है ये बहुत कदीम है फसल, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहते हैं सबसे पहली दफ़ा ईरान के गिर्द को इलाका था। मतलब जो मीसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बिल्कुल सेंटर में जो एरियाज़ आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो है ये गंदम को, चावल को डिस्कवर किया गया था, काश्त किया गया था। क्योंकि हुआ क्या था कि जो सहरा के इलाकों से कुछ लोग हैं वो आए थे सेंट्रल एशिया की तरफ, और यहाँ पे उन्होंने कुछ देर के लिए जो स्टे करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने अपना एक रास्ता ढूंढ लिया था रशिया तक पहुँचने के लिए या दूसरी तरफ वेस्ट में पहुँचने के लिए। तो उन्होंने जब स्टे के दौरान उन्होंने इस चावल को जो है, और जब चाइना से गुजर रहे थे तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया। अब चाइना की जो आगाज़ है वो बाकायदा तौर पर चीन के मुल्क से हुआ 3000 कबल मसीह में, और वहाँ इसकी काश्त मशरक़ी, मगरबी, जनूबी और जनूबी एशियाई ममालिक में बहुत ज़्यादा होने लगी। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही नक़्लो हमल बढ़ा, जैसे ही लोगों ने डिस्कवर करना मज़ीद चीज़ों को शुरू किया, और सबसे इम्पोर्टेंट चाइना की शाहरा रेशम बन गई, तो एक बहुत बड़ा अच्छा वसीला बन गया, एक बेहतर वसीला बन गया कि यहाँ से एक फसल की बजाय या एक सिल्क के बजाय बहुत सारी फसलों का तबादला होने लगा। मतलब एक बाकी दुनिया से कनेक्ट हो गए। जो यहाँ पे चीज़ नहीं थी वो उधर से आने लगी। मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक कोई चीज़ एशिया में नहीं है वो यूरोप से आने लगी, वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट से आने लगी। अब जो वहाँ पे नहीं है वहाँ से ये इस तरह की चीज़ें जो है उधर जाने लगी। तो लोगों में जो है वो ये जिस तरह कोऑर्डिनेशन इस तरह से बढ़ गई। दुनिया में चावल की 7000 से ज़ायद इकसाम हैं जो मुख्तलिफ़ आबो हवा में कामयाबी से काश्त की जा रही हैं। मतलब अब ये 7000 टाइप्स हैं। हम 7000 टाइप्स उसकी क्वालिटी पे की जो बेसिस पे उन्होंने डिफ़ाइन की हैं, उसकी क्वालिटी पे भी और उसकी क्वांटिटी पे भी। मतलब हमारे मुल्क में ही आप देखो कि आपने बहुत सुनी होंगी टाइप्स के नेम, बहुत पता नहीं वो बासमती चावल भी कहते हैं, और 86 भी कहीं पे सुना होगा। ठीक है, अब ये सारी हैं, ये क्वांटिटी डिफ़ाइन करती हैं कि बासमती है वो क्वालिटी में बेहतर चावल होते हैं, लेकिन जो 86 है वो अच्छे चावल नहीं होते हैं, या वो जो हैं वो शायद सही से जो वो जगह प्रॉपर नहीं होती। अब कुछ एरियाज़ हैं जो आगे से डिफ़ाइन करते हैं कि किस कहाँ कहाँ पे चावल अच्छे होते हैं और कहाँ कहाँ में। अब वो एरियाज़ जहाँ की ज़मीन दलदली होती है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़, साउथ वेस्टर्न कंट्रीज़, पाकिस्तान एशिया के कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे इस तरह के चावल होते हैं। या बांग्लादेश में ऐसे चावल पाए जाते हैं जहाँ पे वो चावल ऐसे होते हैं जैसे खीर हो। मतलब वो चावल चावल नहीं लगते हैं, उनकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत लो होती है। या ठीक है, वो उनकी जो तासीर है या उनकी जो बाकी जो मिनरल्स वहाँ जो भी होने चाहिए वो पूरे होते हैं, लेकिन यह है कि वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाते हैं। तो इसलिए इस वजह से लोग इसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। अब चावल की काश्त के लिए दरकार मौजू अवामिल कौन से हैं? सबसे पहले है कि आबो हवा है, कि आबो हवा ये जो है इस्तवाई और मूनसून ख़िते में पाए जाते हैं, कि ये चावल के लिए पानी बहुत ज़्यादा दरकार होता है। तो ये मोस्टली उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ मानसून की जो बारिशों का सिलसिला शुरू हो, और जहाँ पे डायरेक्टली जो है काफ़ी सिलसिले तक, काफ़ी अरसे तक बारिश होती रहे। उसके बाद दर्जा हरारत इसका 21 से 38 सेंटीग्रेड होता है। बारिश किस तरह से होनी चाहिए, मतलब बारिश कितनी चाहिए पाकिस्तान के लिए एरिया के? पाकिस्तान के 90% तक एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे 10 इंच से ज़्यादा बारिश नहीं होती है सालाना। तो ये सफिशेंट नहीं है। इसके लिए ऑल्टरनेटिव सोर्सेज जो हैं इनको अपनाने पड़ेंगे। उसके बाद है कि मट्टी, चावल की काश्त के लिए चिकनी मट्टी जिसकी बालाई सतह दरियाई ज़रख़ेज़ मिट्टी पर मुश्तमिल हो और निचली तय चिकनी मिट्टी पर मुश्तमिल हो, इंतहाई मुनासिब रहती है। मतलब ऊपर वाली थोड़ी सी रेतली भी हो लेकिन अंदर से बहुत नरम होनी चाहिए।
ये चावल की काश्त के लिए बहुत मौजूद रहती है। इसके अलावा ज़मीन का हमवार होना भी बहुत ज़रूरी है, मतलब ढलवानदार और स्टीप वाली जो जगह है वो भी इसके लिए बेहतर नहीं है, बहुत फ्लैट जगह होनी चाहिए। फिर उसके बाद है कि ज़मीन या चावल की काश्त के लिए उसके अलावा इकोनॉमिक जो फैक्टर्स हैं या नीड्स हैं वो किस तरह से पूरी हों। वो वीट वाली हैं सेम, आपको पता हो ज़मीन कैसी है, ज़मीन की बाकायदा से टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस उसकी हो, आपको हो, फार्मर को हो जो ग्रो कर रहा है, कि उसको कौन सा बीज ग्रो करना है, किस लेवल उसको किस क्वालिटी की जो है वो यहाँ पे बीज को यूज़ करना चाहिए, किस क्वालिटी की खाद को यूज़ करना है और किस क्वालिटी और किस तरह से उसको पानी देना है उसको पूरा। और उसके अलावा कौन कौन सी जो नई टेक्नोलॉजिकल चीज़ें आ रही हैं मार्केट में उनसे किस तरह इस्तेफ़ादा करना है, कैसे इनको अपनी जो है वो चीज़ों में यूज़ करना है। फिर है पाकिस्तान में चावल की अहम पैदावारी इलाके। अब ये इलाके बहुत अहम हैं, अक्सर इस तरह के सवाल आते हैं कि पाकिस्तान के कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे कौन सी फसल ज़्यादा काश्त होती है। तो पाकिस्तान में चावल की काश्त का सबसे अहम इलाका जो पंजाब में है वो गुजरांवाला, सियालकोट, हाफिज़ाबाद, शेखपुरा, मंडी बहाउद्दीन, लाहौर और उकाड़ा, नारोवाल भी। इसके अलावा सुबह पंजाब के वो अजला मतलब सरगोदा, फैसलाबाद, खुशाब, टोबा टेक सिंह, साहिवाल, ये भी बहुत अहम है। फिर सुबह सिंध के इलाका लाड़काना, जैकबाबाद, शिकारपुर और बदीन ठट्ठा, यहाँ पे भी चावल बहुत ग्रो होता है, क्योंकि क्या होता है कि दरिया सिंध का जो मुआविन मतलब जो दरिया सिंध है और उसकी जब वो अपना रूट चेंज करता है और जब गुजर रहा होता है तो इर्द गिर्द के इलाकों को भी सैराब करता है, तो ये सारे इलाके दरिया सिंध के गिर्द ही आ जाते हैं। फिर है बलूचिस्तान के जो एरियाज़ हैं जहाँ पे ये ग्रो हो सकता है वो नसीराबाद और जाफराबाद हैं। फिर आप देखोगे पाकिस्तान में चावल का ज़ेर काश्त रकबा और उसकी पैदावार कितनी है, ये भी अहम सवाल है। कि पाकिस्तान ये भी सेम वीट की तरह का ही है, आप इसको इसी तरीके से कर सकते हो कि पाकिस्तान आप किसी भी ईयर का स्टैटिस्टिक निकालो और उसको अच्छे तरीके से करना कि हम पाकिस्तान का कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे कब कब पाकिस्तान को वीट के लिए ज़्यादा करना पड़ा, मतलब कोशिशें करना पड़ी, कब कब उसको मैक्सिमम फ़ायदा हुआ, कब उसको लॉस हुआ। उसके अलावा मतलब आप निकाल सकते हो ये। लेकिन ये है कि अक्सर इसके बारे में ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान में जो प्रेजेंटली है पाकिस्तान में चावल की काश्त कितनी हो रही है और ये किन किन मुल्कों को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये सवाल आएंगे। अब आपके मैंने 2 चैप्टर्स जो हैं ये कवर करवा दिए हैं और इसमें से जो पहले वाला चावल गंदम वाला है उसका असाइनमेंट भी दे दी है, तो होपफुली कि आप उसको सही करोगे। होप तो उसके अलावा हमारे 10 से चैप्टर्स रह जाएंगे, आई थिंक 9 या 8 चैप्टर्स ही रह जाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।